जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत की संसद में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल तो पाकिस्तान में मच गया हंगामा, देने लगे जिन्ना लैंड में आने की दावत। बताएंगे क्या है खबर। पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी इसे मुसलमानों को दबाने की साजिश बता रहे हैं दोस्तों, और हिंदुस्तान के मुस्लिमों को पाकिस्तान आने की दावत दे रहे हैं। बताएंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर कैसे पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। साथ ही साथ दोस्तों पूरी जानकारी आपको देंगे। नहीं चला विपक्ष का दाव, लोकसभा में पास हो ही गया वक्फ संशोधन बिल। क्या रही वोटिंग, किसने क्या कहा, और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है दोस्तों मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में बिल पास कराना। तो वहीं रात में 2 बजे में लोकसभा में मणिपुर पर हुई चर्चा। विपक्ष ने आधी रात इस मुद्दे पर चर्चा के औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद दोस्तों कैसे ये संभव हो पाया, साथ ही साथ बताएंगे। सबसे बड़ी खबर, क्या बैंकॉक में होगी प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। तो वहीं दोस्तों आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगा ही दिया 26% पारस्परिक टैरिफ, लेकिन साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर भी दिया है बयान। दोस्तों एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के दुश्मनों को जैसा को तैसा वाला जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां आपको बता दें कि लोकसभा में पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल। उससे पहले की बात करें तो भारत की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होते हुए ही पाकिस्तान में मच गया हंगामा। जिन्ना लैंड में आने की देने लगे ये दावत। दोस्तों भारत के मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए सरकार संशोधन बिल लेकर आई, तो खबर सुनते ही पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौटने लगा। पाकिस्तानी चीखने चिल्लाने लगे। खबरें तो यहाँ तक आई कि पाकिस्तान में टीवी भी टूटने लगे। मगर सवाल उठता है कि आखिर क्यों, आखिर पाकिस्तानियों का भारत के वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक है, क्यों पाकिस्तानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दिए। वायर वीडियो में एक पाकिस्तानी कहता है कि जब से बीजेपी आई है उसका एक एजेंडा है, उसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है। वो मुसलमानों के कल्चर को एक खतरे की तरह प्रमोट कर रहे हैं। जबरदस्ती ताकत के जोर पर कोई चीज भी मनवाई नहीं जा सकती। अगर कोई मनवाना चाहता है तो वो गलत है। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल पेश तो भारत की संसद में हुआ। वक्फ पर लगाम लगाने की कवायद भारत सरकार ने शुरू की, मगर इतनी बौखलाहट, छटपटाहट आखिर पाकिस्तानियों को क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों ने अपनी जहरीली विचारधारा को पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम को घुट्टी की तरह पिलाया है। तभी तो हर पाकिस्तानी किसी तोते की तरह एक ही बात का रट्टा मार रहे हैं, वो ये कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में इस्लाम सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। उन्हें अब पाकिस्तान आने के बारे में सोचना चाहिए। बीते 78 सालों से पाकिस्तान यही तो तराना गा रहा है, इसके अलावा किया क्या। मगर जैसे ही वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ, पाकिस्तानी भड़क उठे। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पाकिस्तान से विरोध जताने लगे। ऐसे में सबसे अहम बात यह बन चुकी है कि आखिर बेगानी शादी में पाकिस्तानी अब्दुल्ले दीवाने क्यों हुए जा रहे हैं, क्योंकि ना तो इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है और ना ही भारत के मुस्लिम वक्फ बोर्ड से इनका कोई लेना देना है। बावजूद इसके कैमरे पर आकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुंकार क्यों भर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार से इस मसले पर दखल अंदाजी करने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हम गारंटी से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के मौलाना भारतीय मुसलमानों को इनवाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं कि तुम भारत छोड़ो, पाकिस्तान आ जाओ, ऐसे में एक मुसलमान भारत का पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है इस समय कि वो दूसरे लोगों का पालन पोषण कर सके। अपना पेट तो भर नहीं पा रहा और भारतीय मुसलमानों को इनवाइट कर रहे हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वक्फ बिल पर लगाम लगाने के लिए रो रहा है पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में क्या हुआ। दरअसल विपक्ष का दाव चल नहीं पाया, लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। पक्ष में पड़े कितने वोट आपको बता दें। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। करीब रात 2 बजे में जाकर के दोस्तों ये बिल पास हो पाया है। 1 बजे सदन में बिल पर वोटिंग हुई रात में, जिसमें फेवर में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल को बहुमत से पास घोषित कर दिया। अब इस प्रस्ताव को आज उच्च सदन बोले तो राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बुधवार को करीब 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद पक्ष विपक्ष में जमकर व्यंग के तीर चले। सत्ता पक्ष ने जहां वक्फ बोर्ड की खामियां गिनाते हुए उसमें संशोधन की आवश्यकता बताई, तो वहीं कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिमों को दबाने की साजिश बताते हुए विधेयक का
विरोध किया। रात में करीब 12 बजे वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस मुद्दे पर सदस्यों की एक आपत्तियों को बेवजह बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये विधेयक समाज के सभी पक्षों के सलाह मशवरे के बाद तैयार किया गया है। इसके पास होने से पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। दोस्तों, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस बिल का समर्थन करते हैं दोस्तों या नहीं करते? बताना मत भूलिएगा। देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं, हर कोई कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक एक कमेंट को हम रीड आउट करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले अमित शाह जी ने चर्चा के दौरान कहा कि ये भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना ही होगा। अमित शाह जी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो समाज में भ्रम फैला रहे हैं और मुसलमानों को डराकर उनका वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, आज राज्यसभा में इस बिल को लेकर चर्चा होनी है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या दोनों सदनों में यानी कि आज राज्यसभा में भी यह बिल पास हो पाएगा? दोस्तों, आपको बता दें, ओवैसी ने संसद में वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी, कहा यह भारत के ईमान पर हमला है और मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ बिल पर देश में भ्रम फैला रही है। इस बिल से ये तो साफ हो चुका है कि प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी लेकिन मस्जिदों की नहीं होगी। इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है, इसीलिए मैं इस कानून को फाड़ता हूं और पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूं। बीजेपी झूठ फैला रही है, वक्फ एक धार्मिक संस्थान है। सरकार द्वारा लाया जा रहा यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है, ये कहना है दोस्तों बौखलाते हुए असदुद्दीन ओवैसी का। हालांकि उनका काम ही है हर चीज का विरोध करना, तो इस बार भी वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। वाकई में दोस्तों, अगर आज राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। वहीं सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात, लोकसभा में रात 2 बजे मणिपुर के मुद्दे पर हुई चर्चा। गृह मंत्री के जवाब के बाद राष्ट्रपति शासन का हुआ अनुमोदन। दोस्तों, मणिपुर के मामले में संसद में चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुधवार आधी रात 2 बजे के बाद प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने आधी रात चर्चा के औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि चर्चा की जा सकती है, चर्चा की जाए। स्पीकर के निर्देश पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने की। सांसदों के वक्तव्य के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि मणिपुर में शांति बहाली के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देर रात करीब लगभग 1 घंटा 40 मिनट के बाद चर्चा के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव लोकसभा में 3:40 पर अनुमोदित किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं तमिलनाडु से निर्वाचित डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि आधी रात के बाद 2 बजे से मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करना दिखाता है कि सरकार को पूर्वोत्तर के इस राज्य की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 260 से अधिक मौतें हुई हैं, 67,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बहरहाल दोस्तों, जो भी रहा हो, रात 2 बजे मणिपुर पर चर्चा हुई और राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन हो चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, विपक्षी पार्टियां ये कहते हैं कि रात 2 बजे का मतलब यह है कि आप मणिपुर को सीरियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन दूसरी ओर अगर आप ये देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये सीरियस मुद्दा है, तभी रात में भी इस पर मीटिंग की गई, रात में भी इस पर चर्चा की गई, तो आप ऐसे पॉजिटिव वे में भी इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या है इस पर राय? साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम मोदी जी सुबह हुए रवाना। पूरा कार्यक्रम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंतोरगतान शिनावात्रा के साथ वार्ता करेंगे और छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी जी का थाईलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ हाउस में शिनावात्रा से मिलेंगे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बृहस्पतिवार की शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी समुद्री सहयोग पर समझौते के लिए बिम्स्टेक बोले तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक नेताओं के साथ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता शिरकत करेंगे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में मोदी जी की भेंट नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और म्यांमार के सैन्य जुंटा नेता मिन आंग होइंग सहित अन्य नेताओं से होगी। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता निकोर्न रिजेज बालनकुरा म्यांमार के नेता का जिक्र करते हुए कहा कि वो शिखर सम्मेलन के लिए के दिन बैठक में शामिल होंगे। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए भीषण भूकंप से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले और अन्य हिस्सों में भीषण तबाही हुई। ऐसे में हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी कहना मत भूलिएगा कमेंट में। साथ ही साथ दोस्तों, इस दौरे पर माना यह जा रहा है जो बांग्लादेश की ओर से बयान निकल कर सामने आए हैं दोस्तों की पीएम नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो सकती है। रोहिंग्या और प्राथमिकता वाले मुद्दों पर मुख्य सलाहकार के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने बुधवार को कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के नेता यूनुस के साथ भविष्य के कार्यों पर चर्चा करेंगे। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि हमने भारत से ये वार्ता आयोजित करने का अनुरोध किया है। इस बैठक के होने की पर्याप्त संभावना है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। 4 अप्रैल को बिम्स्टेक की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को सौंप दी जाएगी। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये संभावना पूर्ण हो पाएगा या फिर संभावना ही रह जाएगा? बांग्लादेश के यूनुस सरकार के लोगों का तो यही कहना है कि मोदी जी मुलाकात करेंगे, लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर? साथ ही साथ आपको बता दें, गुजरात के जामनगर में बहुत बड़ा हादसा, जगुआर फाइटर प्लेन हुआ क्रैश, दूर तक बिखरे विमान के टुकड़े। जी हां, गुजरात के जामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक घटना सुवरडा गांव के बाहरी इलाके की है, जहां जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश होकर कई टुकड़ों में टूट गया। विमान के टुकड़े दूर जाकर गिरे। हादसे के बाद इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। घटना के बाद वीडियो भी सामने आया है जिसमें पायलट जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा है। साथ ही आसपास विमान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और आग लगी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। पायलट को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया है। भारतीय वायुसेना के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और क्रैश के कारणों का पता लगाने में जुट चुके हैं। लेकिन दोस्तों गनीमत रही कि यह विमान खाली मैदान में जाकर क्रैश हुआ है। इसने किसी भी जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका सबसे बड़ा श्रेय दोस्तों पायलट को जाता है। पायलट ही सुरक्षित रूप से समय रहते विमान को आबादी वाले इलाके से दूर लेकर जाने में कामयाब रहा। ऐसे में दोस्तों गेट वेल सून जरूर कहिएगा अपने इस भारतीय वायुसेना के पायलट के लिए। साथ ही साथ बता दें, आखिरकार वो दिन आ ही गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगा दिया 26% पारस्परिक टैरिफ। साथ ही टैरिफ लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर बयान देते हुए कह दिया कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और साथ में कह दिया कि निर्णय ये लेना बड़ा मुश्किल रहा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 26% रियायती टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। कंबोडिया से आयातित वस्तुओं पर 49% और चाइना से आयात होने वाले सामान पर 34% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। जैसा कि ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं सामने, जहां पर देश के सामने कितना टैरिफ लगाया गया है वो लिखा गया है और वो देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाते हैं वो भी लिखा हुआ है। जवाबी टैक्सों की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे देश को अन्य देशों की तरह से लूटा गया है। अमेरिकी करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से ठगा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत बड़ा, बहुत सख्त है। भारत के प्रधानमंत्री अभी अभी अमेरिका का दौरा करके गए हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52% शुल्क लेते हैं और हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते। ट्रंप ने वियतनाम से होने वाले आयात पर 46%, स्विट्जरलैंड पर 31%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, ब्रिटेन पर 10%, ब्राजील पर 10%, इंडोनेशिया पर 32%, सिंगापुर पर 10%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने विदेश से ऑटोमोबाइल के आयात पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि ऑटो पार्ट पर भी इतना ही टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल पर नया टैरिफ 3 अप्रैल से और ऑटो पार्ट 3 मई से प्रभावी होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 26% के टैरिफ पर क्या है आपकी राय दोस्तों? क्या इस टैरिफ के लगाने के बाद अमेरिका के साथ और भी रिश्ते खराब होंगे भारत के, या फिर कहीं ना कहीं भारत भी टैरिफ में कटौती करके डोनाल्ड ट्रंप से ये टैरिफ भी वापस ले लेंगे? दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सामने लाइक का बटन है जरूर दबा दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर एक चीज तो है दोस्तों, भारत के पास कभी भी एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता हमेशा से ही तैयार रहता है। जी हाँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन करारा जवाब देने को अपना भारत तैयार खड़ा है दोस्तों। रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ हिंदी चीनी भाई भाई वाली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच चाइना ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। चीन ने भारत से अधिक सामान खरीदने और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा जताई है। बीजिंग में भारत के लिए चाइना के राजदूत शू फेईहोंग ने कहा कि भारत और चीन को व्यापार के नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए और भारतीय उद्यमों को चीनी बाजार में अपनी जगह बनानी चाहिए। शू फेईहोंग ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में कहा कि हम भारत के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार हैं और चीनी बाजार के लिए उपयुक्त भारतीय उत्पादों का आधिकारिक आयात करना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय कंपनियों को चाइना में व्यापार के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि वे हिमालय पार करके चाइना के विकास में भागीदार बन सकते हैं। यानी कि दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया, ऐसे में दूसरी ओर चाइना ने हाथ आगे बढ़ाकर कह दिया है कि आप हमारे साथ डील कीजिए। जो आपके प्रोडक्ट्स अमेरिका जा रहे हैं उन प्रोडक्ट को आप चाइना में बेचिए, सेल आउट कीजिए और कोई टैरिफ भी नहीं लगेगा।
जाएगा। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या भारत वाकई में इसका अल्टरनेटिव ढूंढता है या फिर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए इस एक्शन का उन्हीं के तौर पर जवाब देना शुरू करता है। जो भी आपकी राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। साथ ही साथ बता दें भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले जैद हामिद बोले तो लाल टोपी का बयान हुआ वायरल। कहा इमरान खान को फांसी पर लटका दो। जी हां, जैद हामिद पाकिस्तान के एक राजनीतिक विश्लेषक, रणनीतिकार और कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। वो जो अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनकी पहचान हमेशा लाल टोपी पहनने से होती है, जिसकी वजह से उन्हें लाल टोपी के नाम से भी जाना जाता है। वे अक्सर भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के लिबरल वर्ग के खिलाफ कट्टर राष्ट्रवादी विचार व्यक्त करते हैं। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो इस्लामी कट्टरता और पाकिस्तानी सैन्य विचारधारा का समर्थन करता है। अभी हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू में विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी दे देनी चाहिए। यही नहीं, उनके जैसे जो दूसरे लोग हैं जो आर्मी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। बयान से जुड़े वीडियो को एक्स पर पीके नो ग्लोबल की ओर से पोस्ट किया गया है। हालांकि ये वीडियो 1 महीने पुरानी है, लेकिन अब जाकर वायरल हुई है दोस्तों। ये वीडियो अब जाकर के लोगों के सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश में पुलिस नक्सली मुठभेड़, मारी गई 14 लाख की इनामी 2 महिला माओवादी। दोस्तों मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बुधवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी 2 महिला नक्सली मारी गई। मौके से एक सेल्फ लोडिंग राइफल, एक साधारण राइफल, एक वायरलेस सेट और कुछ दैनिक उपयोगी की वस्तुएं बरामद की गई है। अन्य नक्सलियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 कुख्यात महिला नक्सली मारी गई जो माओवादियों के एमएमसी बोले तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के केबी यानी कान्हा भोरमदेव डिवीजन के भोरमदेव एरिया कमेटी की सदस्य थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि मैं सुरक्षा बलों को उनकी बहादुरी और साहस के लिए बधाई देता हूं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें ट्रंप प्रशासन से मस्क की विदाई की अटकलों पर व्हाइट हाउस ने दी सफाई। डोजी प्रोजेक्ट तक बने रहेंगे। जी हां, व्हाइट हाउस ने एलोन मस्क की डोजी से विदाई की चल रही खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने उस रिपोर्ट को कचरा बता दिया है जिसमें दावा किया गया था कि एलोन मस्क जल्द ही डोजी एडमिनिस्ट्रेटर के पद से हट जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। व्हाइट हाउस ने दोहराया है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क दोनों ही पहले ही सार्वजनिक तौर पर पहले बता चुके हैं कि डोजी में काम पूरा होने के बाद ही वो पद से हटेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने पॉलिटिको की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि ट्रंप ने कैबिनेट में मस्क के जल्द हटने की बात कही थी। लिविट ने एक्स पर कहा कि एलोन मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि एलोन सार्वजनिक सेवा से तब ही हटेंगे जब डोजी का कार्य पूरा हो जाएगा। लिविट ने पॉलिटिको की रिपोर्ट को कचरा बता दिया। साथ ही साथ बता दें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हुआ कोरोना। रिपोर्ट आने के बाद मच गया हड़कंप। जी हां, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और अभी वो पृथकवास में है। उनके डॉक्टर ने बुधवार को यह जानकारी दी। जरदारी जो 69 साल के हैं, उनको सांस संबंधित समस्या और बुखार की शिकायत के बाद मंगलवार को हवाई मार्ग से नवाब शाह से कराची लाया गया और एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राष्ट्रपति के डॉक्टर असीम हुसैन ने मीडिया को बताया है कि जरदारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कई परीक्षणों के बाद इसकी पुष्टि हुई है और अब उन्हें पृथकवास में रखा गया है तथा उनके स्वास्थ्य पर लगातार करीबी से नजर रखी जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा 2 साल पहले भी वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। जुलाई 2022 में वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे पहली बार। हालांकि उस समय उन्हें केवल हल्के लक्षण ही महसूस हुए थे। अक्टूबर 2024 में विमान से उतरते समय उनके पैर में मोच आ गई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब फिर से उनको कोविड हो चुका है। दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं जहां पर इस दिन होगा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। सामने आ चुकी है डेट। दोस्तों कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये सवाल लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अब तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं की गई और वो अभी भी एक्सटेंशन पर पार्टी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस बीच खबरें थी कि बीजेपी और आरएसएस नए अध्यक्ष को लेकर एक मत नहीं थे। बीजेपी चाहती थी कि नेतृत्व ऐसा हो जिसने नड्डा की तरह संगठन को सफलता दिलाई हो, जबकि आरएसएस की प्राथमिकता संगठन से जुड़े विचारधारा से मजबूत और उसकी नीतियों को आत्मसात करने वाले नेता की थी। हालांकि 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नागपुर में हुई मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस महीने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक यह फैसला सार्वजनिक हो जाएगा। वहीं 4 अप्रैल को संसद सत्र समाप्त होने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान भी अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और बीजेपी को नए अध्यक्ष का नाम घोषणा करना ही पड़ेगा क्योंकि लगातार अब चुनाव आने वाले हैं, वो भी विधानसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी को किसी भी कीमत पर
पर अध्यक्ष को तय तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ बता दें, लालू यादव दिल्ली एम्स में भर्ती, शरीर पर घाव होने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। शरीर पर घाव होने के बाद उनकी पटना में तबीयत बिगड़ गई थी। पटना के पारस अस्पताल में बुधवार को इलाज के बाद उन्हें देर शाम फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। दिल्ली एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर राकेश यादव ने बताया है कि लालू का अस्पताल के कार्डियो न्यूरो सेंटर की कार्डियो क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत को मॉनिटर कर रही है। लालू यादव को दिल्ली एम्स में बुधवार की रात करीब 9:35 पर लाया गया। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उनके बेटे एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू की पीठ और हाथ पर घाव हो गया है, उसके दिल्ली में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुधवार दोपहर को लालू यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ राबड़ी देवी भी थी। तभी अचानक लालू का ब्लड प्रेशर गिर गया। इसके बाद उन्हें तुरंत पारस अस्पताल लेकर जाया गया। साथ ही साथ बता दें कि ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।